ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसमें कि जो प्री डिसीजनल हियरिंग है इज अ रूल, वेयर एज द पोस्ट डिसीजनल हियरिंग इज एन एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्यों किया गया था, मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में जहां पे प्री डिसीजनल हियरिंग पॉसिबल नहीं है, वहां पे आप एक्शन लेने के बाद जो है, डिसीजन लेने के बाद कम से कम उसको सुनिए। तो ये चीज जो है मेनका गांधी वाले केस में यहाँ पे बताया गया। और इसमें फिर कोर्ट ने ये कहा कि जो रीजन है, रीजन डिसीजन इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बात यदि करते हैं तो जो रीजन होना चाहिए, रीजन जो देते हैं वो बहुत जरूरी है। यदि रीजन आप नहीं देंगे तो लोग क्या होंगे, सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। और रीजन आप देते हैं तभी, यदि व्यक्ति को चैलेंज करना है उस डिसीजन को, तभी वो उसको चैलेंज कर पाएगा। यदि आप कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ रीजन नहीं देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसे चैलेंज नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है कि रीजन देना क्यों जरूरी समझा गया, क्योंकि ये इतने ज्यादा करप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उस सिचुएशन में यदि आप रीजन नहीं देंगे तो क्या होगा, अपने मनमर्जी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि उनको रीजन देने का वो चीज होगा नहीं, उनको डर होगा नहीं। लेकिन जब आप किसी चीज के लिए रीजन देते हैं और ये रीजन गलत यदि होगा तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और चैलेंज होगा तो यदि रीजन आपका खराब है, गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके डिसीजन को हटा दिया जाएगा। वो वाली चीज है, इसलिए हम यहाँ पे रीजन डिसीजन की बात करते हैं। तो बेसिकली अलग अलग 3 पॉइंट में मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पहला जो है, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज। दूसरा जो है वो कहता है कि हियर टू द अदर साइड। और तीसरा जो है ये कहता है कि आप जो है रीजन डिसीजन दीजिए, आप जो है उसको कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर दीजिए, ताकि व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ चीजें इस तरीके से हुई है। बाकी छोटी मोटी और भी चीजें होती है, जैसे प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं। कहते हैं कि जिस प्रोपोर्शनैलिटी में वो काम किया है, वो कुछ भी गलत एक्शन किया है, आप पनिश भी उसको उसी प्रोपोर्शनैलिटी में करें। यदि कोई थप्पड़ मार दिया तो उसके लिए उसको आजीवन कारावास नहीं दे सकते, आप उसको प्रोपोर्शनल करेंगे ना, तो वो वाली चीज भी जरूरी होती है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो जो लेजिस्लेचर है, एक्चुअली एक्चुअली जो जुडिशरी है वो एडमिनिस्ट्रेटर के काम को आसान कर दिया और कहा देखो आपसे लॉ तो नहीं समझ में आएगा, आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे इसमें, तो क्यों आप फालतू का टाइम खराब करोगे, आप कम से कम इतना कर लो, कम से कम इतना कर लो, बाकी का हम देख लेंगे, जो टेक्निकल मैटर्स आएंगे हम देख लेंगे। कम से कम 3-4 प्रिंसिपल को तो ध्यान में रख लो। लेकिन दुर्भाग्य आज 70 साल बाद भी इसमें 90% ऐसे केसेस आते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जिसमें वो अपना काम ढंग से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी फॉलो नहीं करते। तो ये दुर्भाग्य है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीजें ठीक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो हमने एक बात कर ली सर थी। ये हाँ, सर ये जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है उसमें कानूनी कार्रवाई से रिलेटेड होगा, उसमें जो वहां पे राइट राइट, हम उसको वैसे भी आप ले सकते हैं। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस जो मान के चलिए, जो आपको कानूनता सही, क्योंकि आप कानून से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। यदि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बात यदि करेंगे तो सिर्फ कोर्ट ही नहीं होता, कोर्ट तो खैर मेन स्तंभ है, लेकिन इसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव भी तो होते हैं। क्योंकि जो भी केसेस होते हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से, पुलिस से होता है। यदि पुलिस वो पूरे के पूरे एविडेंसेस को वीक कर देगी, उसको खत्म कर देगी, तो फिर क्या आपको जस्टिस मिल पाएगा, क्या कोर्ट में नहीं मिल पाएगा। तो ये एक तरीके से कहते हैं कि जो कम से कम जो बेसिक लॉज हैं, कम से कम जो जिस चीज से आप अवगत हैं, कम से कम वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कम से कम आपको पूरा करना चाहिए। और नहीं करते हैं तो फिर देखेंगे बाद में, लेकिन कम से कम इतना सारा चीज जो है आप यदि करेंगे, और ये नहीं भी करें तो बेसिकली 3 प्रिंसिपल को आप जो मैंने बताया उसको फॉलो करेंगे, तो ये अपने आप जो पीछे का छोटा छोटा चीज है ना, वो अपने आप जो है वो फॉलो हो जाएगा, अपने आप फॉलो हो जाएगा। इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पूरा एक सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा आपको लॉ में, चाहे आप कहीं भी एडमिशन लें, आपको पूरा का पूरा 6 मंथ जो है इसी पे बनाया जाता है। और ये तभी समझ में आता है जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पेपर है वो बहुत ही क्लियर हो, क्योंकि काफी ज्यादा टफ माना जाता है। वैसे लोग जो बिहार में जुडिशियल सर्विसेज करना चाहते हैं, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पूरा सिलेबस 50% जो जुडिशरी का सिलेबस है यही दोनों में से है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको इसलिए एक्स्ट्रा में बता रहा हूं ताकि आप
जैसे भी आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, आप अपने से मैनेज कीजिए, और उसके बाद कम से कम आइडिया रहे कि किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस भी हैं, उसमें बहुत सारे और भी लॉज हैं, बहुत सारे और भी थ्योरीज आपको मिलेंगे इसमें, लेकिन सारा चीज नहीं बता सकते यहाँ पे, आपको उतना ही मैं बता रहा हूँ जितना में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसमें देखिए क्या कह रहा है, द कोर्ट हैव ऑफन यूज द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस। फिर रीजनेबलनेस को दोबारा 3 बार एक ही चीज को बता रहा है कि रीजन दीजिए उसमें, रीजनेबलनेस इन मोस्ट केसेस दैट involve state action. The realm of contract law offers an example. Whenever a state are parties to any contract, the court attempts to distinguish such contract which with that the contract entered between private individual or parties. In that private contract concern personal interest, state contracts concern public good, and the public interest is expected to act reasonably and not with the freedom of discretion. तो बोल रहा है कि देखिए अभी जो भी काम करेंगे, यदि स्टेट यदि काम कर रही है तो रीजनेबली रीजन तो देना जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि आप डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके जो मर्जी है वो करें। अब जब हम डिस्क्रिशन की भी बात करते हैं तो डिस्क्रिशन का ये मतलब नहीं होता कि जो मर्जी है वो करें। डिस्क्रिशन का मतलब ये होता है कि यदि 10 ऑप्शंस दिए गए हैं तो वो 10 में से कोई एक यूज कीजिए। डिस्क्रिशन का ये मतलब नहीं होता कि 10 ऑप्शन है और आप 20वां ऑप्शन कहीं से ला दिए, वो डिस्क्रिशन नहीं, वो मनमानी हो जाता है। डिस्क्रिशन का मतलब मनमानी नहीं होता है। ठीक है, डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें जो बेस्ट सुटेबल है उसको आप चूज कर सकते हैं अपने विवेक के अकॉर्डिंग, अपने दिमाग लगा करके, अपना जो है आर्गुमेंट दे करके आप उसमें यूज कर सकते हैं, ना कि आप किसी तीसरे तरीके का चीज को आप इंक्लूड कर दें। तो डिस्क्रिशन डजंट मीन कि मनमानी वाली चीज यहाँ पे नहीं होती है। अनदर प्रिंसिपल फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड बाय द कोर्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्पेशली इन सर्विस मैटर इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैंने आप ऑलरेडी बता दिया प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है कि आप प्रोपोर्शनल वे में, इक्विवेलेंट वे में आप उसको पनिश करें, या फिर जो भी रेमेडी देना है आप देंगे। ऐसा नहीं कि आप एक छोटा सा यदि गलती हुआ है इसके लिए आप पूरा एकदम पहाड़ तोड़ देंगे, वैसी वाली चीज नहीं होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। Essentially, judicial review offers safeguard to the aggrieved against the sentence or punishment that is disproportionate or burdensome. For example, Supreme Court in case has held that the quantum of penalty or punishment sentenced by a court martial on army person should not be disproportionate to the offense. अब ये जो याद मुझे दिला दिया एक केस का याद दिला दिया, वो केस मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। मुझे नाम नहीं याद है केस का क्या है, लेकिन मैटर जो है वो मुझे याद है। क्या हुआ कि एक सेना का एक जवान जो है खाना खा रहा था, खाना खाते खाते जो है बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मैन थे वहां पे साथ में खाना खा रहे थे, और कोई ऑफिसर ऑर्डर किया ऑफिसर उनको कि कुछ काम करने के लिए, और वो काम जो है वो नहीं किया। आर्म फोर्सेस में ये बात होती है कि जो भी ऑफिसर का कमांड है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या किया कि जब उसको बात नहीं माना जो सेना का जो मैन था जो तो उसमें क्या हुआ कि उसको हटा दिया गया सर्विस से, बोला सर्विस से हटा देते हैं इसको। क्यों जी? तो ये जो है कमांड नहीं माना अपने सीनियर का। अब कमांड किस चीज में था वो देखिए ना, खाना खा रहा था भाई, खाना खाने में शायद वो बोला कि ये वाला सब्जी ले लो या वो वाला सब्जी ले लो, वो नहीं लिया, उसको नहीं खाने का मन होगा, कुछ इस तरीके का केस था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन कुछ इस तरीके का था। अब ये छोटी सी गलती के लिए, एक छोटा सा चीज के लिए आप उसको सर्विस से निकाल देंगे, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। और आर्मी ने ऐसा ही किया। आर्मी कौन है? एग्जीक्यूटिव है। बोला ना कि जब पावर आएगा तो पूरा का पूरा करप्ट कर देगा आपको, तो वो क्या कर दिया, उसको हटा दिया बेचारे को। अब हटा दिया तो कोर्ट चला गया, बोला कि जी ये बोले थे ये चीज खाने के लिए और हम ये वाला नहीं खाए, ये वाला खाए, और इसके लिए पूरे सर्विस से निकाल दिया। कोर्ट बोला अरे क्या मजाक कर रहे हो यार, ये कोई ऑन ड्यूटी थोड़ी ना था, ऑन ड्यूटी था कि ये कोई रूल को ब्रीच किया है, ऐसा तो नहीं था। अरे खाना और पीना और पहनना भी तुम्हारे मर्जी से करे ये। तो ये चीज बोला कि ठीक है ये कमांड नहीं माना, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रोपोर्शनल डिसीजन नहीं था आपका, ये जो आपने पनिश किया इसको, ये प्रोपोर्शनल पनिशमेंट नहीं था। और इस तरीके से यदि आप पनिश करने लगे तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का तो फिर धज्जिया उड़ जाएगा। और इसलिए फिर से बोला, सेना को आदेश दिया कि आप इसको रीइंस्टेट करें, और जो भी इसका जो जितना दिन ये नहीं रहा है, जितना दिन इसका सैलरी आपने वो नहीं दिया है, उसका ब्याज सहित
और ब्याज भी फिक्स कर दिया कितना % से इसको सैलरी दिया जाए। तो ये सब चीजें होती है जब आप पावर जब आता है तो कुछ भी कर देते हैं, लगता है पूरा मतलब धरती उठा लेंगे, वो वाली चीज है। तो ऐसा नहीं करना है, आपके ऊपर भी लोग होते हैं तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो वाला चीज यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया था, तो इसको रीइंस्टेट करा गया। और ये पाया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो हैं वो डिसप्रपोर्शनेट थे, वो प्रोपोर्शनल रूप में नहीं था, वो इक्विवेलेंट वे में नहीं था। जितना गलती करे उतना तो पनिश करो, उससे कई गुना ज्यादा आपने पनिश कर दिया, तो ऐसा मत करो, ठीक है। वो वाली चीज यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी में आती है। फिर अब हम लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम किसी दूसरे चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। तो आज का ये लास्ट टॉपिक है और इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही बेसिक लेवल पे हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम एडवांस क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ कम से कम इतना समझ लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर को इसको समझने के लिए मैंने आपको आर्टिकल 13 के बारे में, इसमें जो मेंशन किया गया आर्टिकल 13 के बारे में मैंने बताया था, जिसमें यह बताया था कि जो लॉ यदि इंडिपेंडेंस के पहले वाले थे, प्री इंडिपेंडेंस लॉ थे, वो भी हमारे देश में लागू थे। और उसके बाद जो चीजें वहां पे सही नहीं थी, यदि कन्फ्लिक्ट थी फंडामेंटल राइट से, तो ऑब्वियस सी बात है उन तमाम चीजों को टू दैट एक्सटेंट खत्म कर दिया गया था। और साथ के साथ ये भी कहा गया था कि आगे जो भी लॉ बनाए जाएंगे माननीय पार्लियामेंट के द्वारा, वो भी संविधान के फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में भी वैसे लॉज जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट पाए जाएंगे, इन कंट्रावेंशन पाए जाएंगे, वो टू दैट एक्सटेंट खत्म कर दिए जाएंगे। बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं जो आजाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रावेंशन के लिए उनको खत्म कर दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहता है बेसिक स्ट्रक्चर का। ये भी मतलब है कि बेसिक स्ट्रक्चर एक प्रिंसिपल है हमारे जुडिशियल इनोवेशन। एक तरीके से यू वोंट फाइंड इट इन द एनी चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी चैप्टर में आपको बेसिक स्ट्रक्चर नाम का जो शब्द है वो आपको दिखाई नहीं देगा, कहीं नहीं देख सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो पार्टिकुलर चीज है ये जुडिशियल इनोवेशन है, या फिर इसको जुडिशियल इनेक्टमेंट कहा जा सकता है। जुडिशरी ने खुद इसको इजाद किया है, जुडिशरी ने ये बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की चीजें नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे कॉलेजियम नहीं है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे रूल ऑफ लॉ लिखा हुआ, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो लिखा हुआ नहीं है। वहां भी आर्टिकल 21 में देखते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ लिखा हुआ है, लेकिन फॉलो क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। ठीक उसी प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर भी एक जुडिशियल इनोवेशन है और जुडिशरी ने इसको चूंकि इनोवेट किया है। और मैंने बताया था आपको 141 के अकॉर्डिंग जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलती है उसको लॉ ही माना जाता है, और जितनी निचली अदालत है उसको फॉलो करना उनका धर्म होता है, तो इसीलिए इसको भी फॉलो करना होता है इसके कारण, ठीक है। तो ये जुडिशियल इनोवेशन क्या है इसके बारे में अक्सर आप लोग बहुत सुने होंगे, जानते ही होंगे। बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको किसी भी सूरत में नहीं चेंज करा जा सकता, किसी भी हालात में इसे चेंज नहीं करे जा सकते, और यदि चेंज करा जाएगा तो ऐसा माना जाएगा कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बर्बाद हो गया, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बेकार हो गया। जैसे मान के चलिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास एक आर्टिकल है 368। आर्टिकल 368 of the Indian Constitution tells that the legislature has power to amend the any provision of this constitution। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए तमाम प्रोविजंस को ये आर्टिकल 368 के जरिए क्या हो सकता है, उसको अमेंड कर दिया जा सकता है, उसको चेंज कर दिया जा सकता है। ये बात तो ठीक है, ये इसलिए डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि जो चेंजेस होंगे, सोसाइटी जब चेंज करेगी और जो लॉ में चेंजेस करने लायक होंगे उस चेंजेस को यहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि जो भी एग्जीक्यूटिव थे, जो लेजिस्लेचर थे, वो इस पार्टिकुलर आर्टिकल को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए यूज करना शुरू कर दिए। जो भी वैसे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के जो उनके पॉलिटिकल गेन के अगेंस्ट होते थे,
जो उनके पॉलिटिकल पर्पस को पूरा नहीं होने देते थे, ये पॉलिटिशियन क्या करने लगे, उन तमाम प्रोविजंस को चेंज करना शुरू कर दिए, और इस एक्सटेंट में चेंज करते थे ताकि उनका जो पॉलिटिकल मोटिव है वो पूरा हो जाए। तो उससे क्या होता था, पॉलिटिकल मोटिव तो पूरा हो जाता था, पार्टी को सारी चीजें मिल जाती थी, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लगातार वीक होता चला जा रहा था, लगातार कमजोर होता चला जा रहा था। और यही चीज जुडिशरी को ठीक नहीं लगा, और जुडिशरी को लगा कि यदि हम ऐसा करने देंगे तो एक समय आएगा ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर देगा, और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये जिम्मेदारी दिया है और मुझ पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया है। मैंने अपने शुरुआती लेक्चर में मैंने बताया था, आप में से जो लोग आज पहली बार क्लास ज्वाइन करे हैं वो पहले पूरा लेक्चर जाके देखिए, तभी सिस्टमेटिक आपको ओवरव्यू बन पाएगा। मैंने पहले ये बताया था कि यदि आप ऐसा करते हैं तो जुडिशरी का जो फेथ जो कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी पे किया है वो सबसे ज्यादा है, तीनों विंग में सबसे ज्यादा जुडिशरी पे फेथ कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। और यदि जुडिशरी यहाँ पे चुप बैठा रह जाता तो कहीं ना कहीं उसको आत्मग्लानि होती, अंदर से गिल्ट फीलिंग होती कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को तोड़ा जा रहा था, धाराशाही किया जा रहा था, उखाड़ के फेंका जा रहा था, तब मैं हाथ पर हाथ रख करके बैठा था, कुछ नहीं किया। और यही कारण है जुडिशरी ने कॉल लिया और बोला नहीं साहब ऐसा है, अब आप ये चेंज नहीं कर सकते। आप इसको क्या कर दिया, जुडिशरी इंटरप्रेट करना शुरू किया, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का पावर इनके पास है। सबसे पहले 368 देखा आर्टिकल, और उसमें कहीं भी पावर शब्द का यूज नहीं करा गया था। स्टार्टिंग की बात मैं बता रहा हूं, इंदिरा गांधी से पहले वाला। तो बोला कि भैया ऐसा है, देखो ये 368 को यूज करके आप चेंज नहीं कर सकते, आपके पास पावर ही नहीं है चेंज करने का। फिर क्वेश्चन ये आया कि भैया पावर नहीं था तो फिर आखिर ये दिया क्यों गया, मतलब कहीं ना कहीं जरूर पावर होगा। तो ये जो बोला कि यदि पावर नहीं तो क्या है, तो इसमें लिखा हुआ था प्रोसीजर टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से लिखा हुआ था, प्रोसीजर टू अमेंड। तो सेंटर ने बोला, जो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ये क्यों प्रोसीजर है, जब पावर ही नहीं होगा तो प्रोसीजर क्यों, क्या करेंगे हम। तो फिर बात लॉजिकल लगा, फिर जो है इसको बहुत दिन चैलेंज किया गया और बोला गया कि ठीक है ऐसा है, पावर नहीं है ना, तो अब ऐसा करते हैं कि प्रोसीजर तो है चेंज करने का, तो हम इसी प्रोसीजर को यूज करके सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पार्टिकुलर जो आर्टिकल है उसमें पावर शब्द का यूज करते हैं। और इन्होंने जोड़ दिया यहाँ पे पावर, POWER। अब ये टोटल क्या हो गया कि पावर एंड प्रोसीजर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे पावर भी आ गया। अब बोला देखो अब तो चेंज कर दिया हम, अब तो रोक नहीं सकते क्योंकि अब तो पावर भी आ गया, तो पावर जब आ गया तो मुझे चेंज करने दो। जुडिशरी भी सोचा कि अब कैसे इसको मैनेज करें, किस तरीके से डील करें, पावर तो सही में ही ले आया, और पावर तो सही में होना ही चाहिए क्योंकि जब प्रोसीजर है तो पावर कहीं ना कहीं होगा ही। तो 248 वगैरह का आर्टिकल है जिसमें रेसिड्यूरी पावर की बात करते हैं, तो वहां भी पावर है। तो अब पावर भी हो गया, और इस पावर को यूज करके गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा चेंज किया, बहुत सारी चीजों को इन्होंने तोड़ मरोड़ करना शुरू कर दिया। तो इससे अब क्वेश्चन ये आया कोर्ट में कि क्या अब इसको रोका जा सकता है, क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को चेंज कर सकते हैं। तो फिर कोर्ट ने डिसीजन लिया, शुरुआत में बोला नहीं चेंज कर सकते हैं, बाद में फिर बोला कि हाँ चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप चेंज कीजिए, जो करना है कीजिए। फिर बाद में क्वेश्चन आया कि फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, फिर बोला गया हाँ जी फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन लगातार बैकफुट पे जुडिशरी आ रही थी, जिसके कारण ये हो रहा था कि जो एग्जीक्यूटिव थे, जो लेजिस्लेचर थे, वो कुछ भी लॉ पास कर दे रहे थे, क्योंकि उनके पास पावर आ गया था चेंज करने का। जो भी उनके पॉलिटिकल जो उनका जो पॉलिटिकल विश था उसके अगेंस्ट आता था उसको चेंज कर देते थे। तब जाकर के बहुत दिमाग लगा के जुडिशरी ने कहा कि हम कुछ ऐसा निजात करते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं जिसको भेदना ये जो है आसान बात नहीं होगा, ये फिर बहुत मुश्किल होगा। और इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का निर्माण किया, इसीलिए इसको हम कहते हैं जुडिशियल इनोवेशन है। और गवर्नमेंट को बोला कि देखो ऐसा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तभी हम हैं, तभी तुम हो, तभी एग्जीक्यूटिव है। मतलब यदि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा तो ना तुम होगे, ना हम होंगे, ना कोई और होगा। ये बात तो समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट बोला हाँ जी ये बात तो समझ में आ गया, बात तो सही कह रहा। तो बोला ऐसा है कि सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ, यदि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा तो तीनों में से कोई भी नहीं रहेंगे, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। ये बात तो बात सही था। तो बोला कि कैसे बचाया जाए, बोला ऐसा है एक काम करो, हर चीज को चेंज तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा सरकार है, तुम्हारा तुमको पब्लिक ट्रस्ट मिला है, हमारा क्या है, हम तो इलेक्ट होकर के आते हैं, जज साहब बोल रहे हैं तो तुम करो चेंज। तो बोला ठीक है बहुत अच्छी बात है, खुश हो गया। फिर बोलता है कि देखो एक चीज मत करना, बस बेसिक स्ट्रक्चर जो है
वो मत छोड़ना, वो मत छेड़ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जी? बोला कि कुछ ऐसा सिद्धांत है जिसको यदि आप चेंज कर दोगे तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बर्बाद हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाने के लायक ही नहीं रहेगा। तो ये जो चीज कुछ चीज है उसको मत छोड़ना, मत छेड़ना। यदि टच करोगे उसको तो फिर ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बर्बाद हो जाएगा। तो बोला ठीक है, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? बोला कि ठीक है, समय आएगा तो धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन कुछ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर अभी हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे कहता है फेडरल स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब इसको आप छेड़ छेड़ नहीं सकते, किसी भी सिचुएशन में इसको आप चेंज नहीं कर सकते, और यदि चेंज कर सकते हो तो फिर बड़ा दिक्कत होगा। फिर बाद में बात गवर्नमेंट मान ही नहीं रहा था, फिर बोला कि नहीं हम इसको भी चेंज करेंगे। तो बोला ठीक है, कोर्ट बोला ठीक है कर दो चेंज इसको भी, लेकिन ध्यान रहे इसको यदि चेंज किए तो तुमको फिर से दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। अब जैसे ही ऐसा बोला गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गया। मतलब ये हुआ कि जैसे ही इसको चेंज करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को, तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब बेसिक स्ट्रक्चर ही जब तोड़ दिए तुम तो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा ही नहीं। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तुमको दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। अब ये बात भी उसको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना आसान नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन कोई पार्लियामेंट नहीं बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती है, और सबसे पहले जब भी ये बात आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो सबसे पहले गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाएंगे, और फिर से अलग अलग चीजें होगी। तो इतना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल था, ये इम्पॉसिबल था। ये जो जज साहब को ये पता चल गया था कि ये चीजें नहीं हो सकती है। तो इन्होंने एक तरफ तो बोल दिया कि जो मर्जी है वो करो, तो खुश हो गया गवर्नमेंट, लेकिन दूसरे तरफ तो ये जो इन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते, चेंज आप नहीं कर सकते, और बेसिक स्ट्रक्चर को यदि करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बर्बाद हो जाएगा। और बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे ये भी लिस्ट नहीं बताया कि ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर है। बोला समय आएगा तो मैं जो है, समय आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने पूछा कौन बताएगा, तो बोला मैं बताऊंगा, मतलब जज बताएंगे, कोर्ट बताएगा आपको। तो अल्टीमेटली जो पावर लिया गया था लेजिस्लेचर के पास कि वो जो मर्जी वो कर सकें, अल्टीमेटली पावर जो है कोर्ट अपने हाथ में ले लिया। और समय समय पे जब उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो बोलते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और जैसे ही बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है वैसे गवर्नमेंट बैकफुट पे चला जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन है कि गवर्नमेंट यदि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहे तो कर दे, लेकिन उसके लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन उनको बनाना पड़ेगा, और नया कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला काम ये होगा कि इनके गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना पड़ेगा, और कोई भी अपना कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, तो वो पॉसिबल है नहीं। तो इस तरीके से कोर्ट फिर से पावर ले लिया, और यही कहानी को कुछ ना कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज है। यहाँ पे हम इसे समझने का प्रयास करते हैं एनसीईआरटी के वर्ड्स में कि क्या कहता है। कहता है द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सटेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द मैटर्स कंसर्निंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बाय डेवलपिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कोर्ट बोला कि इसमें जो जुडिशियल रिव्यू है, जिसमें कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी एक्ट को, जो लेजिस्लेचर का हो या फिर एग्जीक्यूटिव का है, उसको क्या कर सकता है, उसको एग्जामिन कर सकता है, उसको देख सकता है। तो ये जो पावर है इसके पास, इसी को जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब ये हुआ कि किसी भी कीमत पे कोई भी गवर्नमेंट इस पावर को कोर्ट से छीन नहीं सकती, और कोर्ट से तभी छीन पाएगी जब आप नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। तो इस तरीके से पावर जो है कोर्ट अपने हाथ में लिया, कहता है जुडिशियल रिव्यू इज ए क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 368 कन्फर्स पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील ऑफ एनी प्रोविजन of this constitution. The article in its wordings does not provide any limitation on the power of the parliament to amend the constitution. इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है पावर का, कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लिमिटेशन तो उस पर लगाना पड़ेगा, और यही कारण है कोर्ट को जब समझ में नहीं आया तो एक ऐसा लिमिटेशन लगा दिया कि वो सारा का सारा पावर जो है वो सीज कर दिया अपने पास। तो फिर इसके बाद कहता है, and as discussed earlier, Article 13 Clause 2 states that the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, मतलब part 3 of the constitution, fundamental right की बात कर रहा है। Article 13(2) का सब clause जो है limits parliament amending authority in matters to the fundamental right. In order to overcome this correction, this restriction, in 1971 the parliament adopted the 24th amendment to the constitution, altering Article 13 and 368 in a way that allowed itself with unlimited powers of amendments.
इंक्लूडिंग ऑथोरिटी टू अमेंड द फंडामेंटल राइट ऑफ द प्रोविजन। तो ये सारी चीजें इन्होंने ले लिया कि हम अपने मर्जी से करेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे जो मर्जी आएगा, फंडामेंटल राइट भी चेंज करेंगे तो फंडामेंटल राइट भी ये चेंज कर सकते हैं। और यही कारण है कि अभी जो ईडब्ल्यूएस वाला कंसेप्ट आया था उसमें फंडामेंटल राइट को ऐड करा गया था, आर्टिकल 15 और 16 में भी जो है इन्होंने ऐड करा था, तभी तो ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट आया, अदरवाइज ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट ही नहीं आता। तो फंडामेंटल क्वेश्चन यदि यह है कि क्या 368 को यूज करके फंडामेंटल राइट को अमेंड करा जा सकता है क्या? हाँ जी, करा जा सकता है। यदि क्वेश्चन ऐसा है कि 368 को यूज करके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा जा सकता है, आंसर इज अ बिग नो, नहीं कर सकते, क्योंकि 368 के पास इतना पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे। और यदि कर भी देता है तो इन दैट केस पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल चीज है। कोई भी पार्टी अपना जो है डिसॉल्व नहीं करना चाहेगी अपने पावर को, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब ये कब आया इसके बारे में देखिए, कहता है कि लैंडमार्क 1973 सुप्रीम कोर्ट केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केशवानंद भारती साहब, अभी इनका देहांत हो गया, अभी इनकी मृत्यु हुई है, और ये बहुत ही लैंडमार्क जो जजमेंट है उन्हीं के कारण आया था। कोर्ट केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला डिस्कस द क्वेश्चन अबाउट द अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट and establish the doctrine of basic structure or the feature of the constitution. This doctrine invalidate any constitutional amendment that destroy or harm the basic or essential feature of the constitution. मतलब ये हुआ कि जो भी बेसिक या फिर जो इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यदि इन फीचर्स को हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस पार्टिकुलर जो प्रोविजंस हैं, जो इसेंशियल पार्ट है, इसको नहीं खत्म किया जा सकता। अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या है ऐसा पार्ट, तो यहाँ पे बताया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, जो मैंने आपको इस लेक्चर आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, फेडरल, जब मैं स्टेट और सेंटर का रिलेशन बता रहा था, वो भी फेडरलिज्म में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये तमाम बातों को याद रखिए। और ये भी कहा गया कि ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि बस इतना ही है बेसिक स्ट्रक्चर, नहीं, समय आने पे बहुत सारी चीजों को इसमें इंक्लूड करा जा सकता है। और कौन करेगा इंक्लूड? कोर्ट करेगा, जुडिशरी करेगा। तो अल्टीमेटली पावर जो है जुडिशरी जो है ज्यादा ले लिया उनसे खींच करके, क्योंकि बहुत मिसयूज कर चुके थे एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटर जो है पावर का। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो हेल्ड judicial review to be the basic structure or feature of the constitution. As a result, it can nullify any constitutional amendment that abolishes or disregards judicial review in issues concerning to the fundamental right of the citizen. कई बार हमने ये भी देखा कि पार्लियामेंट जो है ट्रिब्यूनल्स बनाना शुरू कर दिया, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ द जुडिशरी कहा जाता है। उसमें ट्रिब्यूनल बनाना शुरू किया, उसमें अपने ऑफिसर्स को वहां पे अपॉइंट करना शुरू कर दिया, और उसके पास हाईकोर्ट का पावर देना शुरू कर दिया, और कहा गया कि हाईकोर्ट को यह सरपास कर जाएगा, मतलब इसके डिसीजन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे। तो फिर हाईकोर्ट को यहाँ पे दिक्कत हुआ, बोला हाईकोर्ट के पास जो रिट जुरिस्डिक्शन है ये इनहेरेंट पावर है, इसको कोई भी नहीं ले सकता, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको कोई नहीं छू सकता। इसीलिए चाहे कितना भी बड़ा ट्रिब्यूनल हो, वो जो है हाईकोर्ट को सरपास नहीं कर सकता, हाईकोर्ट के ऊपर नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल बनाने का जो है शुरुआत में मैंने बताया था इस चैप्टर के शुरुआत में, ट्रिब्यूनल बनाने का मतलब ये था कि वो क्या करते थे, वो स्पीडियर जस्टिस देना चाहते थे, लेकिन इट डजंट मीन दैट यू विल सरपास द पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आपका बेसिक जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। बाकी जो चीजें हैं मैं आपको टेस्ट के जरिए कुछ क्वेश्चंस, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं दूंगा, क्वेश्चन और उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। बताइए क्वेश्चन क्या है। सर, ये कह रहे हैं जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में सर चेंजेस नहीं हो सकते, और बाकी जैसे फंडामेंटल राइट आपने बोला कि अगर आता है तो फंडामेंटल राइट में चेंजेस हो सकते हैं, तो फंडामेंटल राइट जो है क्या बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता है? कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया ना आपको, नीचे क्या क्या एग्जांपल है, जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया, डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं। यदि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं तो फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं करा जा सकता, लेकिन फंडामेंटल राइट को चेंज करा जाता है। ठीक है, तो वो वाली चीज आप ये उसमें कर सकते, अमेंडमेंट हो सकता है? उसमें अमेंड हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट में होते ही अमेंडमेंट, इसमें कौन नई बात है। अभी तो मैंने एग्जाम्पल उसमें बताया आपको, ईडब्ल्यूएस में हुआ, तो ईडब्ल्यूएस में आर्टिकल 15 और 16 में अमेंडमेंट।
अरे ईडब्ल्यूएस जो आया, जो लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, बिल बना करके एक्ट बाद हाँ। में बना, तो उसमें किस में चेंज हुआ? आर्टिकल 15 और 16 में चेंज हुआ है। जब मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको वहां पे बताऊंगा कि चेंजेस क्या क्या हुए थे। ठीक है, तो सर फंडामेंटल राइट चेंज सर करे जा सकते हैं। चेंजेस, हेलो। हाँ बताइए। हाय। हेलो सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट में जो चेंजेस होते हैं वो इसलिए होते हैं ना क्योंकि फंडामेंटल राइट ऑफ एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं, अब्सोल्यूट नहीं है। एक रीजन, ये डायरेक्ट रीजन नहीं है वैसे। फंडामेंटल राइट में चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है 368 में इसको चेंज करने का, ये डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी आप जो बोल रहे हैं उसको बट लिख सर सकते हैं आर्टिकल राइट। 20 एंड 21 तो सर एब्सोल्यूट राइट है सर। नहीं नहीं, कोई 20 एंड नहीं है, 21। नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। आर्टिकल 20 और 21 भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस है। राइट टू लाइफ भी एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ये हुआ कि आप यदि किसी दूसरे को मार रहे हैं, मान के चलिए किसी दूसरे को मार रहे हैं और कर रहे हैं ये मेरा फंडामेंटल राइट है जी, ये मेरा राइट टू लाइफ है, वो भी नहीं ले सकते आप दूसरे के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आर्टिकल 21 में भी लगाए जा सकते हैं। हाँ ये बात अलग है कि आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं करे जा सकते। जब भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा या इमरजेंसी होगा, जो भी चीजें इमरजेंसी में, इमरजेंसी जब अनाउंस हो जाएगा तो उस सिचुएशन में आर्टिकल 20 और 21 को नहीं खत्म किया जा सकता। ये एक करेक्ट चीज है, ना कि ये कहना कि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 20 और 21 एब्सोल्यूट इन नेचर है। नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, कोई भी आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, सर रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करे जा सकते हैं। सर मैंने एक बुक में देखा था कि आर्टिकल 70 और आर्टिकल 24 एब्सोल्यूट है। क्या? आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 24 उस बुक में बोल रखा था कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24 एब्सोल्यूट इन नेचर है। कौन सा बुक है भाई? अरे कौन सा बुक सर है? बुक का बुक का तो नाम नहीं है, मतलब नाम तो नहीं पता, पर मैंने ऐसे ही पढ़ा था एक बुक में। वो किसी और हो सकता है, दो चीज हो सकती है, वो किसी और पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हो या फिर वो गलत लिखा हो। दो चीज में दोनों हो सकता है। आप एक बार मुझे भेजिए, वो उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, ग्रुप पे भेजिएगा। मुझे पर्सनल मैसेज मत कीजिएगा, ग्रुप पे भेजिएगा जो भी स्क्रीनशॉट होगा उसको। ठीक है, बुक का स्क्रीनशॉट भेजिए, तब मैं देख करके बता सकता हूँ। वो चीजें गलत, या तो गलत लिखा है या फिर वो किसी और बात को लेकर के वो बात कर रहा होगा। सर मेरे क्वेश्चन का बता दीजिए। सर हाँ बोलिए ज्योतिका। सर तो बेसिकली जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ये केशवानंदा भारती केस के बाद ही आया है। जी, केशवानंद भारती केस में ही आया है, लेकिन इसका डेवलपमेंट बाद तक हुआ है। क्योंकि केशवानंद भारती में यह आ गया कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम का चीज तो कुछ है, लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट में हुआ कि हाँ भी ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कुछ नहीं समझ में आया ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसके बाद चीजें डेवलप होती चली गई, और अब तो खैर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो ये कहें कि जो नींव है वो केशवानंद भारती से हुआ है, और उसके बाद अलग अलग केसेस में बहुत सारी चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया। समझ में आ गया बात? सर अगर फंडामेंटल राइट में हम लोग कुछ भी चेंज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो फिर जो हमारा वो राइट टू प्रॉपर्टी था तो उसको वहां से फंडामेंटल राइट से हटा के उसको शायद 44th या 42nd अमेंडमेंट के थ्रू उसको हटाया गया। क्योंकि उस टाइम पे मैंने जहाँ से पढ़ा था वो था कि इसमें ये फंडामेंटल राइट है तो इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा था, इस वजह से उसको फंडामेंटल राइट से हटा के 44th या 42nd अमेंडमेंट के थ्रू उसको हटा दिया गया। अगर वहाँ पे चेंज किया जा सकता था तो उसको हटाना ही नहीं चाहिए था, वहीं पे कुछ भी चेंज कर सकते थे उसमें। जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो अमेंडमेंट का बात सिर्फ चेंज करना नहीं हो सकता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि उसको हटा दिया जाए, उसमें एडिशन किया जाए, उसमें सब्सट्रैक्शन किया जाए, उसमें और कुछ छेड़खानी की जाए तो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हुआ ना। तो अमेंडमेंट का मतलब ये मत समझिए कि सिर्फ उसमें वहां पे वहीं पे कुछ और लिख देता, वो जरूरी नहीं है। हो सकता है और उसको मन की हटाने का हटा दिया वहां से। सर जैसे जुडिशियल रिव्यू सर इसमें है बेसिक स्ट्रक्चर में, तो अगर कुछ कॉन्स्ट मतलब पार्लियामेंट अगर कोई लॉ करती भी है तो फिर वेरी ऑब्वियस है ना सर कि वो तो फिर जुडिशियल रिव्यू में आना ही है। तो वो फिर वो अगर लॉ कुछ ऐसा वो लॉ खत्म हो जाएगा, वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा ना। यदि पार्लियामेंट को ऐसा लॉ हाँ बनाती है कि वो लॉ जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा इसका,
तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। यदि आप समझिए बात को, यदि बेसिक फीचर है जुडिशियल रिव्यू और कोई ऐसा लॉ पार्लियामेंट बनाती है जिसमें ये कहती है कि जुडिशियल रिव्यू इसमें नहीं होगा, तो वो लॉ बेसिक फीचर के अगेंस्ट है, और बेसिक फीचर के अगेंस्ट है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। समझ में आ गया बात? हाँ यस सर वही कह रही हूँ जी। हाँ हाँ, और Yes. पूछिए। सर मैंने एक नोट्स में पढ़ा था सर कि 1976 में अभी जो बात हुई सर 42nd अमेंडमेंट की, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को जो है 368 के थ्रू सर चेंज किया गया था, और उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड एडिट किए गए थे सर बाद में। तो सर मतलब 36 मेरे कहने का मतलब ये है कि हम चेंज तो कर सकते हैं ना, लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाली चीज उसमें ऐड करते हैं तो शायद हम कर सकते हैं। तो सर बताइए आप। आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे नहीं समझ में आया, किसी और को समझ में आया तो प्लीज बताइए। आप में से जितने लोग हैं, किन्हीं मैं को दोबारा समझ में बता आया रहा तो बताइए। प्रियम्बल में मैं सर तो जब हुआ था तब ऐड किया गया था 1976 में सेकुलर और सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड। तो इसका यस सर। जुडिशियल रिव्यू से क्या इसका ताल्लुकात है, क्या पूछना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, जुडिशियल रिव्यू सर, मैं कहना चाह रहा हूँ सर, बेसिक स्ट्रक्चर का जो है इसको अमेंड किया गया था ना सर 368 के थ्रू सर। बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करा गया मतलब? सर जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेक्युलरिज्म, वो जो अभी आपने बताया सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये सब जो बताया था आपने, तो ये ऐड किया गया था सर 1968 में। पहले ये वर्ड नहीं था सेक्युलर, एक नोट से मैंने ये पढ़ा था। ठीक है सर ठीक है ठीक है प्रेम्बल की बात कर रहा है ये, ठीक है ठीक प्रेम्बल है की ठीक है। बात। प्रीएम्बल में सिर्फ एक ही बार चेंज हुआ, मतलब एक ही बार अमेंड हुआ है, वो यही कह रहे हैं शायद। ठीक है हाँ प्रियम्बल सर, ओनली यही सर। वंस जो है 42nd अमेंडमेंट में एक बार सर ठीक है, समझ गया। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्या क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं आप? कि सर मतलब अगर हम वो चीज हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, जिस अगर हम अमेंड कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, और वो चीज हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करेगी, तो हम कर सकते हैं ना। ये कर ही नहीं सकते, ना गलत ना सही। किस चीज में क्या पूछ रहे हैं आप, किस चीज में क्या क्या नहीं कर सकते? सर ये ना यूं कहना चाह रहा है कि अगर हम चाहें, जैसे अगर हमें लग रहा है कि वो चीज अच्छी है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, तो हम चेंज कर सकते हैं क्या उसको? किस सर उन्हें मतलब लग कुछ रहा है ऐड कर कि जो सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं मतलब सर कि ऐड ये कर लीजिए, ये अरे ऐड। प्रेम्बल की बात कर रहा है सर, प्रेम्बल की बात करके कंफ्यूज हो रहा है सर, बेसिक स्ट्रक्चर और प्रेम्बल में। प्रेम्बल में ऐड किया दोनों गया अलग है, अलग बेसिक चीज है। स्ट्रक्चर में ऐड नहीं किया सर गया। ये ऐड करने की बात कर रहा है सर। दोनों अलग अलग चीज है मेरे भाई, मत कंफ्यूज करो। उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप, जो मर्जी वो करो, लेकिन यदि वो चैलेंज होगा और ये सिद्ध हो गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होगा, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो वो चीजें खत्म हो जाएगी। तो आप, यदि आपको और बोलिए सर बोलिए। एक चीज, जैसे ये कंफ्यूज हो रहा है, जैसे प्रियम्बल, तो सिर्फ प्रियम्बल क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे? हाँ है। अभी लेक्चर खत्म होगा, इसके बाद दोबारा जुड़िए और इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो भी आप लोग का बच गया वो कर लेंगे, ठीक है? ये खत्म हो रहा है, उसके बाद जुड़िए।